हेलो। इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को पैराजंबल भी कहा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एग्जाम में पैराजंबल पे, इसीलिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराजंबल। पैराजंबल के अंदर एक सेंटेंस को घुमा कर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ है और उसमें 4 सेंटेंस हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इनका क्रम बदल कर दे देंगे। पहले 2 दे देंगे, फिर तीसरा लिख देंगे, फिर पहला, फिर चौथा, और आपको सही क्रम में लगाना होता है जिससे एक प्रॉपर सेंस बनाया जा सके। इसको बोलते हैं पैराजंबल। सबसे पहले मैं पैराजंबल बताऊं, पहले मैं ये बताऊंगा पैराजंबल में लोग गलतियां क्या करते हैं। आप हमेशा ये देखेंगे, आप अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पैराजंबल के तो आपके कम से कम 5 गलत हो जाएंगे, यानी इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 15 सेकंड के अंदर पैराजंबल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी का रूल लगाते हैं, यानी लोग पहले ऑप्शन को देखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ऑप्शन में जो पहले होता है उन्हें लगता है वो आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये पैराजंबल है, इसमें ये 4 सेंटेंस दिए हैं, पी, क्यू, आर और एस, लेकिन ये सही क्रम में नहीं दिए हुए। ऐसा नहीं है कि पहले पी आएगा, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। इनका सही क्रम मुझे बताना है और क्वेश्चन यही है। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहला गलती ये करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें पी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आर से, इसमें भी आर से, इसमें भी आर से। अब 3 ऑप्शन के अंदर पहला आर है, तो लोग सोचते हैं पहला तो आर ही होगा, यानी ओपनिंग सेंटेंस हो गया आर, सबसे पहला सेंटेंस हो गया आर, क्योंकि 3 ऑप्शन के अंदर आर दिया है। उसके बाद इस तरह से लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का रूल लगाते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। हमें प्रोबेबिलिटी मैथ्स तक ही सीमित रखनी है। इंग्लिश के अंदर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है आंसर पी क्यू एस आर हो जाए और आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो ये वाला जो गलत होगा इसके नंबर तो आप खोएंगे ही, इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी गलत हो जाएगा। ये कभी रूल नहीं लगाना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है ए बी सी डी, दूसरा है ए सी बी डी और तीसरा है ए डी बी सी, तो वो सोचते हैं कि पहला वाला तो ए ही होगा क्योंकि 3 ऑप्शंस के अंदर पहला वाला ए है, और फिर ए के बाद कौन सा ज्यादा रिपीट हो रहा है, एक ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा है ए बी डी सी, तो 2 ऑप्शन के अंदर बी दिया है तो दूसरे वाला बी होगा सेंटेंस। इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं लगानी है इंग्लिश के अंदर। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ये सेंटेंस दिए हैं, पी क्यू आर एस, तो वो चारों सेंटेंस पढ़ते हैं लोग पहले कि जैसे ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी एज इज अ टाइम ओल्ड अडाज, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 20,000 डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, मेडिसिन इज ए साइंस ओनली फॉर द रिच एंड नॉट फॉर द पुअर, हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री। अब ये 4 सेंटेंस हैं, इनमें ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस आपको नहीं पता अगर ओपनिंग सेंटेंस पैसेज में कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो पैसेज लिए जाते हैं ये स्टार्टिंग से एंड तक नहीं ले जाते, बीच में से लिए जाते हैं, तो इनके अंदर ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करना उतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला पैसेज देखेंगे, इसके अंदर आपको नहीं पता चलेगा कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे सेंटेंस है जो ओपनिंग सेंटेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन एक साइंस है जो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, ये भी एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है बाकी चीजों से, यानी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। इसी तरह से हेल्थ केयर कॉस्ट हमारे कंट्री के अंदर बढ़ रहे हैं, ये भी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। इसी तरह एक हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है, हेल्दी बॉडी के अंदर रहता है, ये भी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। तो कई पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी भी ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश मत करो। अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि वो क्लोजिंग सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आखिरी सेंटेंस ढूंढते हैं, पहला खत्म किससे होगा। अगेन ये भी सेम मिस्टेक है, क्योंकि पहला खत्म किससे होगा ये भी आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी इसमें। पहला इसमें से किसी से भी खत्म हो सकता है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई बहुत ज्यादा कंजंक्शन या ग्रामर नहीं दिया हुआ, ये सिंपल 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। इसमें यह पता करना बहुत मुश्किल है कि पहला सेंटेंस कौन सा है और आखिरी सेंटेंस कौन सा है। और जब आपको यह पता नहीं चलेगा कि पहला सेंटेंस कौन सा है और आखिरी कौन सा है, तो फिर आप ऑप्शन देखेंगे, फिर आप वही गलती करेंगे, फिर आप देखेंगे बी सी और डी चारों में आर है, तो मतलब पहला सेंटेंस आर होना चाहिए। इस तरह से पैराजंबल कभी भी सॉल्व नहीं करने। अगली गलती लोग ये करते हैं कि वो पहले एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके बाद बाकी सारे लगा लगा के देखते हैं कि कौन सा ठीक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला सेंटेंस पढ़ लिया कि एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के अंदर रहता है, इसके बाद बाकी पढ़ के देखेंगे कि ये वाला ठीक लग रहा है देख के कि देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 20,000 डॉक्टर, या मेडिसिन इज अ साइंस। फिर देखेंगे इसके बाद ये वाला ठीक लग रहा है, या इसके बाद ये वाला ठीक लग रहा है, या इसके बाद
ये एस वाला ठीक लग रहा है या एस के बाद क्यू वाला ठीक लग रहा है। इस तरह से आपको नहीं देखना कि किसके बाद कौन सा वाला आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाएंगी आपकी और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। और पैरा जंबल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहने को तो लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि चार ही तो सेंटेंस है और चारों को सही क्रम से लगाना है, लेकिन आप देखेंगे अगर आपने अटेम्प्ट भी किए होंगे इसमें एक्यूरेसी 50% से कम रहती है। यानी एक एवरेज बच्चा अगर 5 पैरा जंबल अटेम्प्ट करता है तो सिर्फ 2 ठीक होते हैं, 3 गलत होते हैं। ये एक सच्चाई है एग्जाम की। अब आप ये सेंटेंस देखिए, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद कोशिश करिए कि इसमें सही क्रम लगाने की, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या करना है। मान लो आप नॉर्मल तरीके से करते हो जैसे कोई भी बच्चा करता है, आप ग्रामर का यूज नहीं करते, आप नॉर्मल तरीके से करते हो, मतलब आप इसको पढ़ने बैठ जाओगे और उसके बाद कोशिश करोगे देखने की कि सबसे पहले कौन सा आया। तो चलिए पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, आम बच्चा देखते हैं कैसे करता है। आम बच्चा क्या करेगा, पहले पढ़ेगा पूरा, जैसे ये है मीट कंसिडरेशन इन इंडिया हैव बीन एज ओल्ड एंड साइंटिस्ट हैव नॉट कम टू अ डिसीजन। भारत के अंदर जो मीट है उसको लेके कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। दूसरा सेंटेंस, जब उसने जार को कवर किया मुस्लिन के साथ, उसने देखा उसमें से मक्खियां निकली, अंडे निकले और वहां पे मीट के ऊपर फंगस लग गई। उसके बाद उसने देखा कि वहां से मक्खियां निकली और वहां पे अंडा और जो मीट था उनमें से मक्खियों के अंडे में से लार्वा निकल गया। और आखिरी सेंटेंस, संजय ने डिसाइड किया कि वो अपना आइडिया टेस्ट करेगा और देखेगा कि वुमेन में से अंडे, वुमेन वॉर्म्स जो हैं ये निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली, अंडों में से निकलते हैं या नहीं। इस तरह से आम बच्चा क्या करता है, सारे पढ़ने बैठ जाता है पहले, फिर उनका मतलब जानने की कोशिश करता है, फिर एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता है और फिर करता है। इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए एग्जाम के अंदर आपको ये, आपके पास ये सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। किसी भी नॉर्मल एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे के अंदर। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में यही रहता है कि आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटे में, जिसमें आपको मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, आपको इंग्लिश भी करना है और आपको जीएस भी करना है। यानी अगर मैं मानूं, और मैथ और रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके पास जो टाइम है वो कैसे है, आपको रखने हैं कम से कम 40 मिनट मैथ के लिए और कम से कम 35 से 40 मिनट रीजनिंग के लिए। यानी आपके पास इंग्लिश और जीएस के लिए मिला के टोटल टाइम कितना होगा, सिर्फ 40 मिनट। और इसमें आपको इंग्लिश भी करना है और रीजनिंग भी करना है, यानी इंग्लिश के लिए आपके पास है सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में करना है। 30 सेकंड आपको सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ने में ही लग जाएंगे, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस, इनको पढ़ना, फिर इनको समझना, इनका हिंदी में अनुवाद करना, उसी में आपको इतना टाइम लग जाएगा। यानी कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे जल्दी हो जाए। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, तो 3 ट्रिक्स बताऊंगा। ये 3 ट्रिक मैंने बहुत सक्सेसफुली यूज किए बच्चों के साथ और उनका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया पैरा जंबल के अंदर। सबसे पहली ट्रिक है प्रोनाउन की ट्रिक। देखिए प्रोनाउन आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो आप प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा, और ये पैरा जंबल उसके बाद देखिए। पहले आप प्रोनाउन का, कंजंक्शन का और नाउन्स का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आपको पैरा जंबल का वीडियो देखना है। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं गांधी जी के जीवन की बात करता हूं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, गांधी जी फिर अमेरिका गए, गांधी जी फिर अफ्रीका गए, गांधी जी फिर भारत आए। इसमें मैं क्या बार बार गांधी जी गांधी जी गांधी जी बोलूंगा? नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। यानी मैं कैसे शब्द यूज करूंगा, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ, उसके बाद वो अमेरिका गए, उसके बाद वो वापस आए, उसके बाद उन्होंने देखा, यानी वो, उन्होंने, ये सब शब्द यूज करूंगा। यानी संज्ञा यानी नाम के स्थान पर वो, इस तरह के शब्द यूज करूंगा। यानी ही, शी, इट, ये सब जो शब्द हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं। अब क्या मैं सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं, वो अमेरिका गए? नहीं कर सकता, पहले बताना पड़ेगा वो है कौन। यानी वो कौन है? गांधी जी। यानी हमेशा पहले नाउन आता है और उसके बाद प्रोनाउन आता है, ये रूल है। तो नाउन हमेशा पहले आएगा, तभी तो मैं उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन करूंगा। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छा है, अब इसमें मुझे पहले बताना पड़ेगा वो किसके लिए आया है, वो मेरे दोस्त के लिए आया है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल दूं कि वो बहुत अच्छा है तो क्या पता चलेगा वो किसके लिए आया है? नहीं, यानी पहले दोस्त आएगा फिर वो आएगा। यानी कि मान लो अब कोई अगर पैरा जंबल है, उसमें 4 सेंटेंस दिए हैं, 1 2 3 और 4। जैसे पहले आपको मैं रूल बता देता हूं। रूल ये है हमेशा पहले नाउन आता है और फिर प्रोनाउन आता है। अब अगर एक पैरा जंबल दिया हुआ है और उसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, मान लो सेंटेंस नंबर 3 के अंदर नाउन दिया है और सेंटेंस नंबर 4 के अंदर प्रोनाउन दिया है, यानी कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा? पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, क्योंकि 3 के अंदर नाउन दिया है। और नाउन की विशेषता, नाउन के बारे में कौन बताता है? नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन, यानी कि इसमें पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। यानी वो सारे ऑप्शन में निकाल दूंगा जिनमें 4 पहले दिया है और 3 पहले दिया है। ये है आपकी ट्रिक। अब ये वाला सेंटेंस देखो,
ये हमने एग्जाम्पल लिया था, इसको 15 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ 15 सेकंड, आप गिन सकते हो चाहो तो घड़ी के अंदर टाइम। देखो इसके अंदर यहां दिया है व्हेन ही, यहां पे दिया है ही पुट सम, और यहां भी दिया है ही। ये ही है कौन, ये किसी में भी नहीं बताया है ऊपर के 3 सेंटेंस में, ये बताया है सेंटेंस नंबर एस में संजय। ये संजय के लिए ही आया है, वरना मुझे क्या पता ये ही कौन है, यानी किसी ना किसी सेंटेंस में बताना तो पड़ेगा ना ये ही कौन है, और वो कौन है ही, संजय। यानी कि ये तो गारंटी है कि पहले मैं संजय लिखूंगा उसके बाद ही लिखूंगा, यानी इन चारों में सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है, एस। ये गारंटी है एस पहले आएगा, किससे, पी क्यू और आर से, क्योंकि पी क्यू और आर में दिया है ही, पी क्यू और आर में नाम नहीं दिया है, और ये ही किसी और के लिए आ ही नहीं सकता, कोई पर्सन होगा, और वो पर्सन सिर्फ एस में दिया है संजय, यानी एस पहले आएगा, पी क्यू आर बाद में आएंगे। अब पी क्यू और आर किस क्रम में आएंगे मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है एस पहले आएगा। चारों ऑप्शन देखिए, इनमें एक ही ऑप्शन है जिसमें एस पहले आया है पी आर क्यू से, यानी बी आंसर है। तो आपको समझ में आया 15 सेकंड के अंदर कैसे किया है क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ग्रामर का रूल लगाया, और ग्रामर का रूल क्या है, ग्रामर का रूल ये है पहले नाउन आता है बाद में प्रोनाउन आता है। मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है, ना मुझे पढ़ने की जरूरत। तो इस तरह की ट्रिक्स आपको लगानी है, इससे पैराजंबल सॉल्व होते हैं। पैराजंबल इससे सॉल्व नहीं होते कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, पैराजंबल इससे सॉल्व नहीं होते कि आप कितनी ग्रामर जानते हैं, पैराजंबल सिर्फ इससे सॉल्व होते हैं कि आपको ट्रिक्स आते हैं कि नहीं आते, आप समय पे वहां 20 सेकंड के अंदर आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने देखा ये 3 सेंटेंस है ही और नाम दिया है संजय डी में, यानी कि आंसर ये हो गया, ऑटोमेटिक आंसर ये हो गया। और जो अगर मान लीजिए एक ऑप्शन और होता एस से, मान लीजिए एक ऑप्शन होता एस क्यू पी आर, यानी कि आपका ए और डी ऑप्शन निकल गया, 2 ऑप्शन बचे, यानी आपका 50% काम तो कम से कम आसान हो गया। आपको अगर एक चीज भी पता चल गई तो आपके 2 गलत ऑप्शन निकल गए। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन, यही एक तरीका है। चलिए अब ये ट्रिक लगाओ, अप्लाई करो और इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे बहुत ही जल्दी। ये वीडियो यहीं रोक दो, पहले खुद कोशिश करो। अब देखिए इसके अंदर सेंटेंस पहला है, हालांकि बहुत सारे रीजनल वेरिएशन हैं, इट इज नॉट इनफ्रीक्वेंट टू सी दैट द 4 people who came today were all diverse. Once in office they received friends and relatives. While they worked, one was struck by their slow and clumsy action. Work is not intrinsically valued in India. Work ethics are very important, more so in today's scenario. अब अगर इसमें आप कोई अपने तरीके से करेंगे कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आई एम श्योर अगर आपने खुद कोशिश की होगी तो आप कंफ्यूज हो भी गए होंगे कि कैसे करें इसे सॉल्व। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, सेंटेंस को ध्यान से देखो, सेंटेंस बी में क्या दिया है, दे मतलब क्या होता है, वो, यानी वो कोई लोग हैं और मुझे नहीं पता कि वो कौन से लोग हैं। सेंटेंस सी देखो, वाइल दे वर्कड, अगेन इसमें दे दिया है और मुझे नहीं पता कि दे कौन है, यानी कि कोई ना कोई सेंटेंस तो होगा जिसमें बताया होगा कि ये दे हैं कौन, और वो बताया है सेंटेंस नंबर ए में, ये हैं कोई 4 लोग, द 4 people, और दे बहुवचन है, प्लूरल है, दे मतलब बहुत सारे लोग, तो वही 4 लोग हैं, इनके बारे में बताया, और ये सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस में बताया है। और बी और सी में लिखा है दे, यानी कि ये तो गारंटी है ए पहले आएगा और बी और सी बाद में आएंगे, क्योंकि बी और सी में यूज करा है दे प्रोनाउन और ए में यूज करा है द 4 people, यानी कि नाउन। नाउन के बाद नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। अब मैं यहां पे वंस इन ऑफिस, द 4 people या वाइल द 4 people वर्कड बार बार नहीं लिखना चाह रहा जिससे अटपटा लगे, इसलिए मैंने 4 people की बजाय लिख दिया दे, यानी कि ए पहले आएगा बी और सी से, ये गारंटेड है क्योंकि नाउन पहले आता है प्रोनाउन के। अब जब आपको इतना पता चल गया, आप ऑप्शंस की तरफ देखो, ए पहले आएगा बी और सी से, यानी वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें बी और सी ए से पहले दिए हैं। तो देखते हैं, ये वाला देखिए, इसमें सी ए से पहले दिया, ये नहीं आंसर नहीं हो सकता। इसमें ए बी और सी दोनों से पहले है, यानी ये हो सकता है। तीसरे वाला, इसमें बी ए से पहले, ये नहीं हो सकता, और इसमें भी सी से पहले है, सी बी ए से पहले, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर ऑटोमेटिकली हो गया सेकंड। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें मैंने आपको ऑप्शन तक नहीं दिए। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं कई बार, कई तरह के एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑप्शन नहीं होते, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, वन ऑफ देम सेड आई नेवर बाय इंपोर्टेड गुड्स, पहले ने कहा मैं इंपोर्टेड गुड्स नहीं खरीदता। पैट्रियोटिज्म वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तीसरे ने कहा कि मैंने कोई फॉरेन लैंग्वेज में आज तक नहीं पढ़ा जब से मैंने स्कूल स्टार्ट करा है। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, दूसरे ने कहा कि मैं विदेशी फिल्में नहीं देखता। अब इसके अंदर 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा है पहले वाले ने कहा, यहां पे लिखा है दूसरे वाले ने कहा सेड अनदर, और यहां लिखा है तीसरे वाले ने कहा, यानी कि ये तो पक्का है पहले वाला बोलेगा, फिर दूसरे वाला बोलेगा, फिर तीसरे वाला बोलेगा, यानी कि इसमें जो ऑर्डर हो गया, ए पहले वाले ने कहा, ए के बाद आएगा दूसरे वाले ने कहा, यानी अनदर मतलब दूसरे वाला, यानी ई, और फिर तीसरे वाले ने कहा, यानी कि सी, ए ई सी एक पेयर हो गया। तो ये तो आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब
पहले वाले ने कहा, मैं डायरेक्टली तो लिख नहीं सकता, पहले बताऊंगा पहले वाले ने किस बारे में कहा। तो सबसे पहला सेंटेंस हो गया, कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, यानी सम स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स। और किस बारे में बात कर रहे थे ये इसके बाद आएगा, यानी देशभक्ति के बारे में बात कर रहे थे। पैट्रियोटिज्म वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आपका सही ऑप्शन हो गया डी सी, DBAEC। DBAEC इज द राइट आंसर। और इसके बाद इसमें आपको ऑप्शन तक की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपना नॉर्मल कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलिए ये वाला सेंटेंस है, अब इसको पहले खुद अभ्यास करना है। मैंने इसमें ऑप्शन तक नहीं दिया आपको बताना है सही क्रम क्या होगा। वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले खुद अभ्यास कीजिए। अब देखिए इसके अंदर यहां पे सेंटेंस नंबर सी में लिखा है उसका आइडिया, हिज मतलब उसका आइडिया काम कर गया। इसमें लिखा है उसका एम था मैगजीन की सर्कुलेशन बढ़ाना, लेकिन ये उसका किसका ये नहीं बताया है। और इसमें लिखा है वो अचीव करना चाहता था ही, यानी ही, हिज और हिज किसके लिए आए हैं ये नहीं बताया है। ये कोई व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्ति का नाम दिया है सिर्फ ए में, यानी इतनी तो गारंटी है ए पहले आएगा किससे, सी, डी और ई से। ये जो भी व्यक्ति है जिसके लिए हिज और ही आया है, इसका नाम दिया है सिर्फ सेंटेंस ए में, तो ए पहले आएगा किस किस से, सी, डी और ई से पहले, ये गारंटेड है। अब आपको ये देखना है बी और ए में सबसे पहले कौन आएगा। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है इसमें कि ओपनिंग सेंटेंस बताओ इसमें क्या कौन सा होगा पांचों में। तो ओपनिंग सेंटेंस कैसे बता सकते हो, एक तो है कि आप अपने कन्वेंशनल तरीके से, जो अपने पुराना तरीका है उसे पांचों पढ़ो, फिर देखो कौन सा पहले ठीक लग रहा है। एक है आप रूल से करो, तो आप अब रूल से करोगे तो इसमें देखोगे, अब सेंटेंस देखो इसमें लिखा है इट वॉज अ साइकिलिंग रेस, यह एक साइकिल रेस थी, लेकिन ये यह क्या है ये नहीं बताया है, तो ये यह दिया है इसमें। क्या है ये इट किसके लिए आया है, द टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस इज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, इट वॉज अ साइकिलिंग रेस, तो ये इट इसके लिए आया है, यानी इट प्रोनाउन इसके लिए आया है, यानी बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, यानी आपका सही क्रम हो गया बी और ए शुरू के दो सेंटेंस हैं। इतना आपको पता चल गया, अगर इतना भी आपको पता चल गया तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे कई ऐसे होंगे जो सी से शुरू हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डी से स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन आपको पता है इसके अंदर ओपनिंग सेंटेंस बी आपको मिल गया और उसके बाद आपको ए आएगा। अब ये बिल्कुल अलग है उस चीज से जो मैंने शुरू में कहा था कि ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करने की कोशिश मत करो, ये अलग है उससे। अलग क्यों है, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस उसमें आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे सेंटेंस पढ़ के, यहां पे आप ओपनिंग सेंटेंस निकाल रहे हो ग्रामर के रूल लगा के, इसलिए ये एकदम पुख्ता है, एकदम श्योर है कि यही बी ओपनिंग सेंटेंस है। क्योंकि सी, डी और ई ओपनिंग सेंटेंस हो नहीं सकते इनमें से कोई भी, क्योंकि सब आ रहे हैं हिज और ही, यानी हमें नहीं पता है किसके लिए आ रहे हैं। और ए और बी में ओपनिंग सेंटेंस ए नहीं हो सकता क्योंकि ये इट से स्टार्ट हो रहा है, और ये पता नहीं कि इट किसके लिए आया है, यानी ऑटोमेटिकली ओपनिंग सेंटेंस हो गया बी। तो ये तो थी पहली ट्रिक। पहली ट्रिक क्या थी, प्रोनाउंस की मदद से सॉल्व करो। नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। जिस सेंटेंस में नाउन पहले आता है तो वो पेयर बना लो, पेयर बना के ऑप्शंस हटा दो जिनमें वो बाद में आता है। ये तो थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक आपको बताता हूं, आप यूज करो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, और दोज मतलब वे। दिस का बहुवचन होता है दीज और दैट का बहुवचन होता है दोज। दैट का प्लूरल होता है दोज। सो दिस, दैट, दीज और दोज ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मान लो आपका एक पैराजंबल दिया है इस तरह से, ये एक सेंटेंस है और इसमें लिखा है सेंटेंस, चार सेंटेंस दिए आपको उलट पुलट करके, आपको उल्टे पुल्टे करके दिए चार सेंटेंस, उनका क्रम बदल कर दे दिया। तीसरे वाले में लिखा है दीज, तो इससे आप क्या समझ सकते हो। मान लो तीसरा सेंटेंस ये है, दीज आर द रीजन वाई आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ये रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने जॉब पे रिजाइन किया है, यानी इसमें मुझे लिखा है ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने जॉब से रिजाइन किया है। इसके पिछला वाला सेंटेंस आप गेस कर सकते हो, इसके पिछले वाले में रीजंस बताए होंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूं ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मैंने रिजाइन किया है। मान लो वो रीजंस बताए हैं सेंटेंस नंबर 2 में, इसमें आपको बताए हैं वो रीजंस, और फिर मैं लिखूंगा दीज आर द रीजंस, ये वो रीजंस हैं, यानी कि ये गारंटी है 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। यानी वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें तीसरा सेंटेंस पहले दिया है दूसरा बाद में दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक सेंटेंस देखो, पहले वीडियो रोक के खुद करने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन एनर्जाइज पीपल इनटू एक्शन, पहला सेंटेंस है। दूसरा है ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट एंड अ स्पेस ओडिसी वर शोकेस्ड एट द जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। 3 किताबें हैं, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, और तीसरी है अ स्पेस ओडिसी। और फिर लिखा है बुक्स हमारे मस्तिष्क का आईना होती हैं, बुक्स आर अ मिरर टू द माइंड जस्ट एज देयर इज अ फिजिकल मिरर फॉर द बॉडी। और चौथा है ये किताबें हैं जो उनके लिए हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। अब इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें सेंटेंस नंबर एस देखो, इसमें लिखा है ये किताबें, दीज बुक्स। दीज बुक्स मतलब
इससे पिछले सेंटेंस में किन्हीं किताबों का जिक्र किया होगा और इसमें एक ही सेंटेंस है जिसमें, और ये देखिए यहाँ पे दीज बहुवचन है यानी बहुत सारी किताबों का जिक्र किया होगा, तभी तो लिखा है दीज बुक्स। तो इससे पिछला वाला सेंटेंस आप आसानी से गेस कर सकते हो। इससे पिछला वाला सेंटेंस कौन सा है? क्यू, क्योंकि क्यू के अंदर ही किताबें लिखी हैं और किसी सेंटेंस के अंदर कोई किताबें लिखी नहीं है, यानी ये गारंटी है क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा। यानी ऑप्शंस देखो, वो ऑप्शन निकाल दो जिनमें एस पहले दिया है क्यू बाद में दिया है। तो ये देखिए इसमें एस पहले दिया है क्यू बाद में दिया है, तो डी ऑप्शन तो गया। डी ऑप्शन हो सकता है आंसर पॉसिबल, क्योंकि क्यू पहले आएगा और एस बाद में आएगा, तो ये एक संभावना है। ये वाला ऑप्शन तो आप पहले निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें एस पहले आया है। ये वाला भी निकाल सकते हैं, इसमें एस पहले आया है क्यू से, तो आपके दो ऑप्शन निकल गए सिर्फ इतना करने से। यानी अब इन दोनों में आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें या तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो इनको पढ़ के आप आंसर अब सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी 50% काम आपका आसान हो गया सिर्फ एक रूल अप्लाई करके, और इनमें फिर आप दूसरे तरीकों से और मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको ट्रिक ये है कि पहले पेयर बनाने हैं। दो पेयर ऐसे पकड़ लो, कोई भी दो पेयर बना दो जो ये श्योर शॉट हो जाए कि ये वाला इसके बाद आया है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में से बाकी ऑप्शन निकाल दो, तो आपका काम 50% आसान हो जाएगा, या कई बार 3 ऑप्शन निकल जाएंगे, चौथा जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। अगला ट्रिक है नेगेटिव कंजंक्शन यूज करना। नेगेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जब दो सेंटेंस उल्टी तरह की बातें करते हैं, यानी दोनों में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, तब हम यूज करते हैं नेगेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को आप कंजंक्शन वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि पॉजिटिव कंजंक्शन और नेगेटिव कंजंक्शन क्या होता है। मैंने काफी डिटेल में कवर किया है, फिर भी मैं यहां आपको एक बार दोबारा कवर कर देता हूं और बता देता हूं। मान लो दो सेंटेंस है, मैंने मेहनत तो बहुत की, दूसरा सेंटेंस है मैं फेल हो गया, आई वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है मैं फेल हो गया। इनको आप ज्वाइन किससे करोगे? बट से करोगे, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। दोनों में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है मतलब दोनों अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो कि मैंने मेहनत बहुत की, और तो आप फेल नहीं हो सकते। इसमें लिखा है आई फेल्ड, लेकिन आप फेल हो गए, तो आप इनको ज्वाइन किससे करोगे? लेकिन से, या डेस्पाइट, या इंस्पाइट, या ऑल्दो, या हावेवर। जैसे डेस्पाइट वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, यानी कि मेहनत करने के बावजूद मैं फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड, या आई वर्कड हार्ड हावेवर आई फेल्ड। तो यानी कि इन सबका मतलब है बावजूद। ये सारे के सारे नेगेटिव कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल और नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं जैसे वेयर एज और वाइल, ये भी नेगेटिव कंजंक्शन है। जैसे जैसे ये देखिए, डॉक्टर की सैलरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन नर्सिस की सैलरी अभी उतनी ही है। यानी इसमें भी मैंने यूज करा है लेकिन। लेकिन कब यूज करता हूं? जब दो सेंटेंस दिए होते हैं और दोनों के अंदर अलग अलग तरह की बात की होती है, तब मैं बोलता हूं लेकिन। तो डॉक्टर्स की सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन नर्सिस की सैलरी कम हो गई है, तो लेकिन यानी वेयर एज या वाइल से यूज करूंगा। उसने क्लास में टॉप किया, लेकिन मैं फेल हो गया, तो अगेन लेकिन यानी वेयर एज। तो ये सब नेगेटिव कंजंक्शन है। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। सेंटेंस है लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। इससे पिछला वाला सेंटेंस आप गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है? मान लीजिए मैं एक आपको पैरा देता हूं, और पैरा में 4 सेंटेंस लिखे हैं, और तीसरा सेंटेंस ये लिखा है ए बी सी और डी। तीसरा सेंटेंस है लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। इससे पिछले वाले सेंटेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अभी आप खुद सोचिए पहले। लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मान लीजिए इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव कोई। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त तो पार्टी में जा रहा है, लेकिन मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। यानी कि नेगेटिव कंजंक्शन क्या करता है? दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है जिनमें दोनों में ऑपोजिट चीजें होती हैं। अगर ये वाला नेगेटिव कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव है, तो इससे पिछले वाला पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं बट आई एम पुअर, लेकिन मैं गरीब हूं, तो इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा? मेरा दोस्त तो अमीर है, या पहले मैं गरीब था लेकिन अब मैं गरीब हूं, पहले मैं अमीर था, कुछ भी उल्टा होगा उसके बिल्कुल। अब अगर आप बोल रहे हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसका मतलब इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा कि पार्टी में कोई और जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। या फिर यह भी हो सकता है मुझे पार्टी में इनवाइट तो किया है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो यानी कि जब आप किसी सेंटेंस में नेगेटिव कंजंक्शन देखें, जैसे बट, हावेवर, डेस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, वेयर एज, वाइल, उसके उल्टा सेंटेंस देखने की कोशिश करो, उसके उल्टा सेंटेंस कौन सा है। और मान लो वो सेंटेंस है अगर ए, तो यानी कि पहले ए आएगा और बाद में सी आएगा, यानी पेयर क्या बन गया? एसी। पेयर बन गया एसी। पहले ए आएगा बाद में सी आएगा, क्योंकि इसमें इसके उल्टा सेंटेंस होगा पिछले वाला जो आप गेस करोगे। तो यानी कि वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें सी पहले दिया है और ए बाद में दिया है,
इसमें मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर आ जाएगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, जो चौथा बचा वो आंसर, और अगर नहीं तो 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी आपका काम 50% आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सेंटेंस फिक्स है। कई बार इस तरह की वैरायटी भी आती है जिसमें पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस फिक्स कर देते हैं और बाकी 4 उलट कर देते हैं। तो यानी कि पी क्यू आर एस का क्रम सही बताना है आपको क्या है। पहले वाला अपनी जगह पे रहेगा, छठे वाला भी अपनी जगह पे रहेगा, बीच वाले 4 सेंटेंस को जंबल करके दे दिया है और आपको ये अनजंबल करने हैं। अब इसमें पहले आप इसका वीडियो को रोक दीजिए और खुद अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए बताने की कि क्या आएगा। अब देखिए इसके अंदर, इसमें सेंटेंस का पहला शब्द देखिए, द, शी, द, बट, सो। सो एक पॉजिटिव कंजंक्शन है, बट एक नेगेटिव कंजंक्शन है। यानी बट से एकदम से आपके अंदर ये विचार आना चाहिए कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन। सेंटेंस को पढ़िए, बट द फॉक्स वांटेड टू शो दैट ही वाज क्लेवरर देन द क्रेन। फॉक्स बोलते हैं लोमड़ी को, क्रेन बोलते हैं बगुले को। लेकिन फॉक्स दिखाना चाहती थी कि वो बगुले से ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन जो लोमड़ी थी वो दिखाना चाहती थी कि वो बगुले से ज्यादा स्मार्ट है। इससे पिछले वाला सेंटेंस आप गैस कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। अभी आप एक बार ऑप्शंस को भूल जाइए कि क्या लिखा है, अभी आप सिर्फ ये सोचिए इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा। अगर मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस दे दूं, सेंटेंस है लेकिन लोमड़ी दिखाना चाहती थी कि वो बगुले से ज्यादा स्मार्ट है, यानी पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होगा जिसके अंदर कुछ इस तरह का होगा कि बगुला तो उसे अपना दोस्त समझता था लेकिन लोमड़ी दिखाना चाहती थी कि वो उससे ज्यादा स्मार्ट है। यानी कुछ ना कुछ उसके उल्टा सेंटेंस होगा, और वो सेंटेंस है यहां पे सिर्फ पहला। सिर्फ पहले वाले में कुछ इस तरह की बात की गई है पॉजिटिव, जिसके बाद ये नेगेटिव कंजंक्शन आ सकता है। पहला वाला कह रहा है कि जो लोमड़ी और बगुले थे, फॉक्स और क्रेन थे, वो बहुत लंबे समय से अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद लोमड़ी दिखाना चाहती थी कि वो ज्यादा स्मार्ट है। और फिर ये बाकी सेंटेंस आ गए, जैसे शी सर्व द डिशेज, फिर क्रेन ने कुछ किया, डिशेज नहीं खाए, सो एक दिन उसने प्लान बनाया कि क्रेन को बुलाने का। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। यानी कि अब आपको ये पता है कि जो पहले वाला फिक्स सेंटेंस है उसके बाद आर आएगा, यानी इस सेंटेंस का ओपनिंग सेंटेंस है आर। ऑप्शन देखिए, चारों में से एक ही है, ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि यही आर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी आर से स्टार्ट नहीं हो रहे। अब देखते हैं पॉजिटिव कंजंक्शन। अभी तक हमने देखा नेगेटिव कंजंक्शन से किस तरह सेंटेंस बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव कंजंक्शन से भी उतनी ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। पॉजिटिव कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेम तरह के सेंटेंस को जोड़ता है। नेगेटिव कंजंक्शन क्या था, जो दो उल्टे तरह के सेंटेंस को जोड़ता है। तो पॉजिटिव कंजंक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बहुत मेहनत की और मैं क्लास में टॉप कर गया। यानी मैंने मेहनत की और मैं टॉप कर गया, इन दोनों को मैं ज्वाइन किससे कर सकता हूं, एंड से। मैंने मेहनत की और मैं क्लास में टॉप कर गया, इनको मैं ज्वाइन किससे कर सकता हूं, एंड से। इसके अलावा और बहुत सारे मैं कंजंक्शन यूज कर सकता हूं इनको ज्वाइन करने के लिए, जैसे सो, देयरफॉर, आई वर्कड हार्ड सो आई टॉप द क्लास, इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, एज इसीलिए। यानी ये सारे मैं यूज कर सकता हूं इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन क्या मैं इन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बट यूज कर सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं आई वर्कड हार्ड बट आई टॉप द क्लास? नहीं, नहीं बोल सकता, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही तरह की बात कर रहे हैं, यानी एक ही आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं यूज करूंगा पॉजिटिव कंजंक्शन। तो ये होते हैं पॉजिटिव कंजंक्शन, एंड, सो, देयरफॉर, एज, हेंस, एडिशनली, बिसाइड्स। एडिशनली और बिसाइड्स का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब होता है के सिवाय। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस को देखिए, बिसाइड्स का मतलब होता है के सिवाय। इन एडिशन टू दिस आई ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग एंड जॉगिंग। इस चीज के अलावा मुझे स्विमिंग और जॉगिंग भी पसंद है। मान लीजिए 4 सेंटेंस दिए हैं आपको, ए, बी, सी और डी, और ये तीसरा वाला सेंटेंस है जिसमें लिखा है इन एडिशन टू दिस, और इन एडिशन टू की बजाय आप यहां पे बिसाइड्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। दोनों का मतलब होता है के सिवाय। इसके सिवाय मुझे, या इसके अलावा मुझे स्विमिंग और जॉगिंग भी पसंद है। क्या आप इसके पिछला वाला सेंटेंस गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है? इसमें मैं बोल रहा हूं इसके अलावा मुझे स्विमिंग या जॉगिंग भी पसंद है, यानी इससे पिछले वाले सेंटेंस में मैंने कोई ऐसी चीज बताई होगी जो मुझे पसंद है, और तभी तो मैं कह रहा हूं इसके अलावा मुझे स्विमिंग भी पसंद है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है इसके अलावा मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है, यानी इससे पिछला वाला सेंटेंस आप आसानी से गैस कर सकते हैं। उसमें लिखा होगा कि मुझे कोई चीज पसंद है, तभी मैं बोल रहा हूं इसके अलावा मुझे कुछ और पसंद है। यानी कि इससे पिछला सेंटेंस आप फिर ए, बी और डी में गैस कर सकते हैं कौन सा होगा, पेयर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सी है, मान लीजिए मुझे जॉगिंग और स्विमिंग के अलावा लेट्स से किताबें पढ़ना पसंद है। सेंटेंस नंबर ए है आई लव रीडिंग बुक्स।
यानी कि इसके पिछले वाला सेंटेंस कौन सा होगा? ए, क्योंकि इसी में बताया है कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि इसमें बताया है इसके अलावा मुझे स्विमिंग और जॉगिंग पसंद है, इसमें बताया है मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, यानी कि ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा, तो पेयर बन गया ए सी। यानी वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें सी पहले है और ए बाद में, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, हेंस आई एम क्विटिंग माई जॉब, और ये सेंटेंस है सेंटेंस नंबर बी। 4 सेंटेंस दिए हैं, ए बी सी और डी, सेंटेंस नंबर बी है, इसीलिए मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूं। क्या इसके पिछले वाला सेंटेंस आप आसानी से गेस नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने क्या बताया होगा? रीजन। तभी तो मैं इसमें बोल रहा हूं इसीलिए मैं जॉब क्विट कर रहा हूं, यानी इससे पिछले वाले सेंटेंस में मैंने कारण बताया होगा, और फिर अगला सेंटेंस है इसीलिए मैं जॉब क्विट कर रहा हूं, यानी वो कारण जिसमें दिया है, मान लो वो कारण दिया है सेंटेंस नंबर डी में, तो मेरा पेयर क्या बन गया? डी बी, यानी कि डी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। डी में पहले मैंने कारण बता दिया और फिर बताया इसीलिए मैं जॉब क्विट कर रहा हूं, यानी डी पहले आएगा बी बाद में आएगा। वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें बी पहले है और डी बाद में, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। पहले वीडियो को रोक दो और इसको खुद प्रैक्टिस करो। पहला वाला सेंटेंस फिक्स है, 6th वाला सेंटेंस फिक्स है, और बीच के जो 4 सेंटेंस हैं इनका क्रम बदल दिया गया है। आपको बताना है पी क्यू आर एस में से कौन सा क्या सही ऑर्डर है। 4 ऑप्शन ये दिए हैं आपको, तो इसका अभ्यास कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। यहां दिया है सो, पॉजिटिव कंजंक्शन है, यहां दिया है इफ, यहां दिया है एडिशनली, और यहां दिया है इन जगहों पर, इन जगहों पर। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कैसे आंसर निकालते हैं। इसमें सेंटेंस नंबर आर में दिया है इसके अलावा मेजर शुड बी टेकन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट भी स्प्रे किए जाने चाहिए। यानी इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा? उसमें मैंने कुछ ये बताया होगा कि कुछ किया जाना चाहिए, तभी तो मैं बोल रहा हूं इसके अलावा यह भी किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं इसके अलावा आपको मेहनत भी करनी चाहिए, यानी कि इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा? कि आपको कुछ करना चाहिए, इसके अलावा आपको यह भी करना चाहिए, इसके अलावा आपको यह भी करना चाहिए, यानी इससे पिछले वाला सेंटेंस होगा आपको कुछ करना चाहिए। तो यहां पे लिखा है इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट भी स्प्रे किए जाने चाहिए, यानी इससे पिछले वाला सेंटेंस है कि कुछ और भी किया जाना चाहिए, और वो दिया है सेंटेंस पी में। सेंटेंस पी पढ़िए, इसमें लिखा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, यानी कुछ काम करना चाहिए। इसके अलावा सेंटेंस आर देखिए, इसके अलावा उन्हें डिसइंफेक्टेंट भी स्प्रे किए जाने चाहिए, यानी ये गारंटी है पहले पी आएगा और फिर आर आएगा। और आप वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनमें आर बाद में आया है, आर पी के पहले आया है, तो ऑप्शन डी निकल गया। और बाकी 3 ऑप्शन में से आपको खोजना है आंसर कौन सा है। इसमें आपको ज्यादा मदद नहीं मिली, कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन ना निकले, एक निकल जाए, लेकिन आपका काम आसान जरूर हो जाएगा। अब आप आंसर कैसे निकालें? अब देखिए सेंटेंस एस देखिए, इन जगहों पर, इन सच प्लेसेस, इन सच प्लेसेस मतलब इस तरह की जगहों पर लोगों को अपने आप को एडेप्ट कर लेना चाहिए मॉइस्ट वेदर के, यानी जो नमी वाला वेदर होता है उसके। लेकिन ये कौन सी जगह है ये नहीं बताया है, यानी कि इससे पिछले वाले सेंटेंस में किसी जगह का जिक्र किया होगा, तभी तो मैंने इस सेंटेंस में लिखा है इन सच प्लेसेस, इन जगहों पर, और ये जगह सिर्फ ओपनिंग सेंटेंस में दी है, इस वाले सेंटेंस में दी है जो सबसे ऊपर फिक्स है। इसमें लिखा है कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे पूरे साल बारिश होती है, और इसके बाद ही ये सेंटेंस आ सकता है इन जगहों पर, क्योंकि सच यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, सच यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव का काम कर रहा है, वो बता रहा है किस तरह की जगह, यानी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यानी कि इसमें सबसे पहला सेंटेंस और बाकी 3 सेंटेंस देखिए पी क्यू और आर, इनके अंदर कहीं पे भी कोई जगह का जिक्र है ही नहीं, यानी कि इन सच प्लेसेस सिर्फ बनेगा ओपनिंग सेंटेंस के बाद, यानी 1 के बाद, लेकिन 1 फिक्स है, यानी मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा एस। अब 3 ऑप्शन है मेरे पास, क्यू, एस और क्यू, इनमें सिर्फ सेंटेंस बी है जो एस से स्टार्ट हो रहा है, यानी आंसर है बी। चलिए एक और करते हैं अभ्यास। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसका अभ्यास कीजिए। इसमें पहला वाला सेंटेंस फिक्स है, 6 वाला फिक्स है, बीच वाले 4 का क्रम बदल के दे दिया गया है, आपको बताना है सही ऑर्डर क्या है। देयर आर एग्जामिनेशंस एट स्कूल विच अ प्यूपिल कैन पास बाय क्रैमिंग द टेक्स्ट, और इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप पहला शब्द देखिए, बट फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज मियर मेमोरी इज नॉट एनफ, मियर मेमोरी विल बी ऑफ नो यूज, वन कैन स्कोर इन देम बाय द पावर ऑफ मेमोरी, a competent guru alone, what the text says has to be reflected upon experience by the speaker। अब इसमें सेंटेंस जो क्यू है इसके अंदर दिया है वन कैन स्कोर इन देम बाय द पावर ऑफ मेमोरी, कोई भी व्यक्ति उनमें स्कोर कर सकता है स्मरण शक्ति मेमोरी की मदद से। किन में ये नहीं बताया, देम किसके लिए आया है, किस चीज में आदमी स्कोर करेगा, एग्जाम्स में करेगा, और ये सिर्फ दिया है इस वाले सेंटेंस के अंदर कि देयर आर एग्जाम्स एट स्कूल। किसी भी और सेंटेंस में एग्जाम का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी कि
पहले वाले सेंटेंस के बाद सिर्फ क्यू आ सकता है, क्योंकि क्यू के अंदर जो देम है इसका जवाब सिर्फ इस सेंटेंस में दिया है, यानी कि क्यू मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो गया। यानी कि 4 ऑप्शन देखिए, इनमें सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो क्यू ओपनिंग सेंटेंस है, आंसर है डी। 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वरना इसका करने का एक तरीका और बताता हूं। जरूरी नहीं है आपको देम से करना है, आप बट से भी कर सकते हैं। बट नेगेटिव कंजंक्शन है, यानी कि इसके उल्टा वाला सेंटेंस होगा इसके पिछले वाला। इसमें लिखा है स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें स्मरण शक्ति काफी नहीं है, यानी कि इससे पिछले वाला सेंटेंस क्या होगा, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए स्मरण शक्ति काफी है, और वो दिया है क्यू में। क्यू में लिखा है वन कैन स्कोर इन देम बाय द पावर ऑफ मेमोरी, कि इनमें कोई भी आसानी से स्कोर कर सकता है मेमोरी की ताकत से, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए मेमोरी काफी नहीं है, यानी बट, यानी इससे पिछला वाला सेंटेंस है क्यू, यानी कि पेयर बन गया क्यूपी। क्यूपी जिसमें एक साथ है वो आंसर है। और क्यूपी किसमें साथ है, ये वाला ऑप्शन तो गया, इसमें पी पहले आया है क्यू के, और ये वाला ऑप्शन भी गया, इसमें पी पहले आया है क्यू के, यानी 2 चॉइस बच गई, बी और डी, और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका 50% काम आसान हो गया, और फिर आप बाकी कोई और रूल लगा के आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको 3 रूल बताए हैं, एक पॉजिटिव कंजंक्शन, एक नेगेटिव कंजंक्शन, एक प्रोनाउन। आप एक रूल से ही आंसर आ जाता है, एक ट्रिक से ही आंसर आ जाता है, लेकिन अगर एक से नहीं आ रहा तो 2 ऑप्शन तो निकल जाएंगे, तो फिर बाकी 2 के लिए कोई दूसरा रूल लगा दो। 2 रूल में तो आंसर आ ही जाएगा। अगर आप 2 पेयर बना देते हैं तो आंसर फिर कहीं नहीं जा रहा। चलिए एक और अभ्यास करते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं और ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें पहला और 6 फिक्स है, बीच के 4 का ऑप्शन बदल के दिए हैं, और आपको इनको ठीक क्रम में लगाना है। अब इसमें लिखा है इसीलिए वो हमारी सोसाइटी का सबसे यूजफुल मेंबर माना जाता है। हेंस यानी पॉजिटिव कंजंक्शन है। इससे पिछले वाले सेंटेंस में मतलब क्या लिखा होगा, किस लिए। इसमें मैंने लिखा है इसलिए वो सबसे यूजफुल मेंबर है, यानी इससे पिछले वाले सेंटेंस में मैंने ये बताया होगा कि रीजन क्या है, वो सबसे यूजफुल मेंबर किस लिए है, तभी तो मैं इसमें बोल रहा हूं इसीलिए है। यानी वो रीजन क्या है, वो सबके लिए खाना बनाता है, यानी ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री। ये रीजन है, इसीलिए वो सबसे यूजफुल मेंबर है, यानी कि आर पहले आएगा और पी बाद में आएगा। यानी वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिसमें पी पहले आया है और आर बाद में आया है, तो आपका इसमें कोई ना कोई ऑप्शन जरूर निकल जाएंगे। या फिर एक तरीका और भी है इसको करने का। इसमें देखिए, येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। येट मतलब होता है बावजूद, उसके बावजूद ये फेलो, रिच लोग इसे शोषण करते हैं। ये फेलो कौन है, वो है हमारा फार्मर, यानी कि किसान, जो ओपनिंग सेंटेंस में दिया है। और पी क्यू और आर और एस दिए हैं, फिर उसके बाद चारों में प्रोनाउन यूज किया है, यानी प्रोनाउन रूल हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये चारों ही प्रोनाउन वाले हैं। यहाँ पे इट, यहाँ पे ही, यहाँ पे दिस फेलो और यहाँ पे ही। तो आप इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें लिखा है इतना सब करने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद मतलब सेंटेंस पी और आर के बाद क्यू आएगा, ये आपको याद रखना है। यानी पहले पी, यानी पी और आर, क्योंकि पी और आर में किसान की तारीफ करी है कि किसान सबसे यूजफुल मेंबर क्यों है। किसान सबसे यूजफुल मेंबर इसलिए है क्योंकि वो खाना उगाता है, क्योंकि इसीलिए वो सबसे यूजफुल मेंबर है। यानी आर आएगा पहले, फिर आएगा पी और उसके बाद आएगा क्यू। कोई ऐसा ऑप्शन आपको देखना है जिसमें आर पी क्यू ऑर्डर हो, तो आंसर है फर्स्ट, आर पी क्यू एस इज द आंसर। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह का सेंटेंस दिखाता हूं आपको। वीडियो को रोक दीजिए और खुद अभ्यास करने का कोशिश कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, सेंटेंस 4 दिए हैं, इनका सही क्रम क्या है, इसको पढ़िए, अपना जो भी आपका तरीका है, जो भी आपने अब तक सीखा है उसको अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए आंसर निकालने का। फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए रूल है ये, मान लो आपके पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप शुरू करेंगे सचिन तेंदुलकर से, उसके बाद अगर आप लिखेंगे कहीं पे सचिन, तो ये तो पक्का है कि जहां पे सचिन तेंदुलकर लिखा है वो पहले आएगा, क्योंकि मैं पहले पूरा नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं लिख सकता हूं सचिन सचिन सचिन, लेकिन जिसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया वो पहले आएगा सेंटेंस। इसी तरह से अगर कहीं पे लिखा है किसी सेंटेंस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और किसी सेंटेंस के अंदर लिखा है WTO, यानी कि जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखा है वो पहले आएगा, और उसके बाद टाइम बचाने के लिए मैं लिखूंगा WTO, ये तो पक्का है। यानी कि पूरा नाम पहले आता है और बाकी छोटे छोटे नाम बाद में आते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन 3 देखिए, इसमें लिखा है कार्ल मार्क्स, ये पूरा नाम लिखा है कार्ल मार्क्स। और ऑप्शन 2 देखिए, इसमें लिखा है सिर्फ मार्क्स, यानी इतनी तो गारंटी है कि पहले सेंटेंस 3 आएगा और बाद में 2 आएगा। पहले मैं पूरा नाम लिखूंगा और बाद में छोटा नाम लिखूंगा, यानी वो सारे ऑप्शन निकाल दो जिनके अंदर 2 पहले आया है और 3 बाद में आया है। तो इसमें 2 पहले 3 बाद में, इसमें 2 पहले 3 बाद में, इसमें भी 2 पहले 3 बाद में, आंसर हो गया डी। तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ आपने अपना दिमाग लगाया कि पूरा नाम पहले लिखते हैं और छोटा नाम बाद में लिखते हैं, यानी कि 3 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 पहले और 2 बाद में दिया है। मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ये इतना बड़ा क्या लिखा है, कोई जरूरत नहीं है ये सब पढ़ने की। ये हो सकता है कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म के फाउंडर थे, हो सकता है आप ये पढ़ भी लें तो आपको समझ में ना आए। तो यानी कि
इन सेंटेंसेज में जैसा मैंने बताया सिर्फ ट्रिक्स काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज या बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपको एग्जाम में सिर्फ 20 से 25 सेकंड इसके लिए मिलेंगे। सो ये था सेंटेंस अरेंजमेंट। आई होप ये ट्रिक्स आपको काम आएंगे। अब आपको अगला स्टेप ये करना है, जो भी आपने सीखा है इसमें उसको अप्लाई करना है। जो भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो उसमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और आप देखेंगे आपका स्कोर अब काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। आपको ये ट्रिक्स लगाने हैं, प्रोनाउन का रूल लगाना है, पॉजिटिव कंजंक्शन का रूल लगाना है और नेगेटिव कंजंक्शन का रूल लगाना है, और उसके बाद आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अप जा रही है मतलब ये वीडियो सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।